'Cause I just wanna go to the deep end. लॉन्चेस पर लॉन्चेस पे लॉन्चेस। मोटोरोला अपने आप को रोक नहीं रहा है और हम भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। आज आपको मोटो G51 की अनबॉक्सिंग मिलेगी। हमेशा की तरह पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे इस फोन के बारे में। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Qualcomm Snapdragon 480 प्लस 5G चिपसेट, ये हाल ही में Qualcomm ने अनाउंस किया था और मोटोरोला ने अपने फोन में लेके आ गया। आई लाइक इट। मोटोरोला की चीज मुझे अच्छी लगती है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों 4GB रैम 64GB स्टोरेज एक ही वेरिएंट में उन्होंने फिलहाल के लिए लाया है। हो सकता है फ्यूचर में वो हायर वेरिएंट भी यहाँ पर लेके आ जाए। अब यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। हमने वैसे इसको बाहर निकाल ही दिया था, काफी सारे टेस्टिंग हो रही थी इसलिए। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर पहले बॉक्स देख लीजिए। वैसे इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है, मोटो G31 जैसा ही है। यहाँ पर G51 है, ऊपर 5G मेंशन्ड है, पीछे थोड़ी और हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। और नीचे की साइड जो कलर हमारे पास है वो है इंडिगो ब्लू, और उसके अलावा यहाँ पर है डिजाइन्ड बाय मोटोरोला और मेड इन इंडिया। ये हमेशा से उनके फोन्स पर रहता है ये बॉक्स पर। ओके, तो ये बैग के साथ है पहले, वैसे ये फोन के साथ लगा हुआ आया था तो हमने उसको पहले निकाल दिया था। अंदर देखते हैं बॉक्स के, तो थैंकफुली फिर से आपको 20 वॉट एडेप्टर उन्होंने यहाँ पर दिया है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबली जब ये गया था तो ये 10 वॉट के साथ गया था। और G31 जैसा उन्होंने इंडिया में भी 20 वॉट लाया। टाइप सी केबल, कुछ कागजात और इसमें आपको सिम इजेक्टर पिन मिलता है। ऑलराइट, सीधे फोन की तरफ आते हैं दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड की। मैं थोड़ा वेट की बात करना चाहता हूँ। मुझे ये थोड़ा सा हैवी लगा है, 208 ग्राम्स का है और 9.1 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, तो फॉर्म फैक्टर इसका थोड़ा हैवी साइड पर है। उसके अलावा इसका भी जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स भी आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं, लेकिन जो फ्रेम्स है थोड़ा फ्लैट एजेस से होल्ड करने पे ग्रिप आपको अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी आपको कर्व्ड उन्होंने ऊपर से नीचे से दे दिया है तो वो थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है। कैमरे का बम आपको इसमें भी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिजिकल की बात करें तो नीचे आपको 3.5 mm जाके माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, यहाँ पर फिर से आपको उन्होंने हाइब्रिड स्लॉट दिया है, डेडिकेटेड उनको देना चाहिए था। और इसमें आपको डुअल सिम 5G का सपोर्ट मिलता है, 5G के लिए 12 5G बैंड से। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है। 4G सिम कार्ड हमने लगाया, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी आपको मिलता है और आपको 4x4 मीमो का सपोर्ट है, तो ये और भी ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। अगर आप डाउनलोड करते हैं, जो भी क्लैरिटी होती है नेटवर्क की, वो सब कुछ आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलेगा। उसके अलावा आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, डुअल बैंड वाईफाई भी हमने सेटिंग्स में चेक किया तो 5 GHz बैंड सपोर्ट करता है। आपको GPS ग्लोना से, इनफैक्ट उन्होंने आपको NFC भी इस बार दे दिया है। जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। उसी के अलावा दोस्तों राइट साइड में पावर बटन, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की एकदम ऊपर आपको उन्होंने गूगल का बटन दिया है, और एकदम ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको सेकेंडरी माइक मिल रहा है, तो आपको डुअल माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ये तो बताना भूल गया था, ये वाटर रेपेलेंट डिजाइन है, मतलब ऐसा अगर कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपकी बहुत कंफ्यूजन है, वो आज मैं यहां पर दूर करता हूं। Qualcomm Snapdragon 480 प्लस 5G, ये लेटेस्ट चिपसेट है, Snapdragon 480 का सक्सेसर है जो भी Qualcomm ने अनाउंस किया है, और ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें हमें ये चिपसेट मिलती है। अब ये कहां पर स्टैंड करता है इस प्राइस रेंज पर देखा जाए तो Snapdragon 720G, डायमंड सिटी 720 वगैरह घूम रहे, अगर उनसे कंपेयर कर ले तो ये उनके इक्वल है या इधर स्लाइटली बेटर है, क्योंकि इसमें भी सेम कोर से Cortex A76 वाले, ये 8 nm पर है, काफी बैटरी एफिशिएंट है। और इसका जीपीयू अगर देखा जाए तो 720G से एडवांस है। 720G में आपको Adreno 618 मिलता है, इसमें Adreno 619 है, और इसका जो क्लॉक स्पीड है जीपीयू का वो 825 मेगाहर्ट्ज पर है, जबकि 720G में उतना नहीं है, थोड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं जीपीयू के मामले में ये 720G से आपको बेटर मिलता है। और उसी के साथ जो एंटूटू स्कोर आया था निकलकर वो लगभग 2,43,000 के आसपास था। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 लाख या उससे ज्यादा, लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है वो 464 है। एंटूटू जो ऐप होता है ये स्टोरेज और रैम पर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रैम जितना स्टोरेज उतना ज्यादा स्कोर। इसका अगर 6128 होता तो शायद 3,20,000 या 3,30,000 का स्कोर आता है। मैं आपको वो वाला स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 6128 वेरिएंट वाला। हालांकि वो इंडिया में नहीं आया, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो उतनी इसकी क्षमता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमने गेम खेला बैटल ग्राउंड्स HD पर सेट किया, काफी स्मूथ गेम था। लॉन्ग टर्म तक खेलने पर भी ज्यादा लैग स्टेटर मुझे नहीं दिखाई दिए, और ये चिपसेट ज्यादा हीट भी नहीं होती है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये चिपसेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। चिपसेट अच्छी है, बैटरी एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, वो चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। बाकी लॉन्ग टर्म तक जब हम यूज करके आपको देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है, या हमारा एक वीडियो लेके आएंगे पूरा जिस पर आपको इस चिपसेट के बारे में अलग से ना सारी जानकारी देगी।
डिस्प्ले की तरफ आते हैं। 6.8 इंच की काफी बड़ी सी आपको यहाँ पर फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर सिंगल पंच होले सेंटर में आपको चिन भी एवरेज मिलती है, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा नहीं है, इट कुड हैव बीन बेटर। मतलब मोटोरोला G31 एमोलेड था, उसमें 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी, इसमें उतनी नहीं है, इसमें थोड़ी सी कम है। इसका पीपीआई भी अराउंड 300 और 350 के बीच में है, तो वो भी मुझे यहाँ पर ठीक लगा। वैसे डिस्प्ले पर आपको NEG उसकी प्रोडक्शन मिल जाती है, वो जापानीज कंपनी उनका है, जो गोरिल्ला ग्लास 3 की इक्विवेलेंट है, आप वैसे बोल सकते हैं। और साथ में 120 हर्ट्ज आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि ये चिपसेट वो सपोर्ट लेके आती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी के साथ 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, तो टच रिस्पॉन्स भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में वाइड बैंड L1 वगैरह भी है, अगर आपको नेटफ्लिक्स अमेजॉन के कंटेंट्स देखना है फुल एचडी में, आप वो यहां पर देख सकेंगे। बाकी ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा था, बस ब्राइटनेस थोड़ी और ज्यादा होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसमें है स्टॉक एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है और कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं। मोटोरोला के फोन्स में यही होता है जो मुझे बहुत पसंद आता है। और साथ में आपको थिंक शील्ड वगैरह भी मिलता है, तो हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी भी इसमें भी है। और उतना ही उनके जो कुछ एक्सक्लूसिव ऐप्स भी आपको मिल रहे हैं। एक ऐप है जो बहुत सारे उनके एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो आपको देता है। और इस बार उन्होंने इसमें पावर टच वाला भी फीचर दिया है, यानी कि जो फिंगरप्रिंट है, अगर आप सिर्फ ऐसा डबल टैप करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू बाजू में ओपन होता है और वो बहुत सारे काम करता है। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बग है, मतलब मैं डबल टैप कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है, और ये हमने मोटोरोला को तुरंत बोला था अगर वो उसको फिक्स कर दे तो बढ़िया रहेगा। इसमें मैंने थोड़े बहुत बग्स इधर उधर देखा हो जो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा वो लोग फिक्स करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें 2 साल तक सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे और एंड्रॉइड 12 का गारंटीड उन्होंने बोला अपडेट आएगा। एंड्रॉइड 13 के बारे में मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये अपडेट्स की बात रही। और रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम सपोर्ट है और स्टोरेज इसमें UMCP क्या है कि स्टोरेज और रैम एक चिप के ऊपर होता है, वो कंबाइंड उसको UMCP बोलते हैं। मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, इसमें भी थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमने टेस्ट किया इसको, ये बेसिकली UFS 2.1 और UFS 2.2 के बीच में आता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अब यहां पर हमने स्पीड टेस्ट किया था इसके स्टोरेज का, तो जो स्कोर आए थे वो 12,000 पर आए थे। इनफैक्ट अगर आप इंटरनल रीड स्पीड देखते हैं तो 462 है और राइट स्पीड देखोगे तो 217 है। लेकिन यहां पर अगर रेडमी का ये वाला फोन उठा लेते हैं, इसमें UFS 2.2, इसमें 20,000 का स्कोर आया है, ठीक है। और यहां पर जो रीड राइट स्पीड है वो इसका डबल है, तो इससे ये पता चलता है कि ये UFS 2.2 के मुकाबले नहीं है, उससे कम है। बेसिकली UFS 2.1 के आसपास शायद मैं बोल सकता है, उससे थोड़ा भी नीचे हो सकता है। हमारी टेस्टिंग पर मुझे ये पता चला, तो ये मैंने चीज़ देखा हो। लेकिन साथ में दोस्तों एक चीज़ अच्छी है कि ये फ़ोन लैग नहीं होता है। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग जितने भी आप काम कर लो, ये बिल्कुल भी आपको उस मामले में इशू नहीं देगा। मतलब ये ऑब्वियसली EMMC या EMCP से आपको बेटर ही मिलता है, तो ये हमारी टेस्टिंग में हमें पता चला था। ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। आपको इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, हमने वॉल्यूम फुल सेट कर लिया है, नॉट बैड। इधर रजमान नाच रहा है, ओके गुड। काफ़ी लाउड है। हाँ, ये बार अच्छा किया उन्होंने। अक्सर मोटोरोला के जो फोन्स होते हैं उनके स्पीकर इतने खास नहीं होते, लेकिन इस बार ये बहुत लाउड है। हाँ, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है, स्पीकर इनफैक्ट ईयरफोन में भी है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो हाँ, ऑडियो एक्सपीरियंस इस बार बेटर है। सिक्योरिटी की बात करेंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आप देखेंगे टैप किया अनलॉक हो गया, दिखा, फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे टैप किया और अनलॉक हो गया। और उसके अलावा अगर फेस अनलॉक भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर खुल जा, फिर से दिखाते हैं, खुल जाता है। स्लाइड टीले है लेकिन एक्यूरेट है। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh बैटरी, 20 वॉट एडेप्टर, टर्बो चार्जर इन द बॉक्स। G31 जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। और बैटरी इसकी भी दोस्तों अच्छी है क्योंकि चिपसेट दोस्तों बैटरी एफिशिएंट है और स्टॉक एंड्रॉइड है, तो हाँ ये। और दूसरी चीज मोटोरोला की इस मामले में ऑप्टिमाइजेशन मुझे अच्छी लगती है, तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। और जितना भी मैंने यूज किया वो बहुत अच्छा चल रहा है। और चार्जिंग के लिए लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा के आसपास लग जाता है, तो वो है। बाकी ओवरऑल हम कोशिश करेंगे और लंबा समय यूज करेंगे, फिर जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी सैमसंग सेंसर है, f1.8 एपर्चर, फुल एचडी वीडियो आप शूट कर सकते हैं मैक्स 60 FPS पर, आपको EIS वगैरह देखने को मिल जाता है। और कैमरे में इस बार थोड़े फीचर्स है, हालांकि कैमरा सेटअप रियर और सेल्फी दोनों सेम है मोटो G31 जैसा, लेकिन उन्होंने थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर दिए जो मैंने
मोटो G31 में नहीं देखा था। वैसे इसमें भी आपको क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है, फिर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, इसमें आपको डेप्थ भी मिलता है और फिर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है जिसकी जरूरत नहीं थी। 13 मेगापिक्सल आपको सेल्फी है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, मोटो G31 जैसा ही है। फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर फोटोज में आपको थोड़ी दिखा दूँ तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कैमरे में बग दिखाई दिया, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ऑरेंजिश हो जाता है, तो ये एक बग मुझे लगा पोर्ट्रेट शॉट्स जब मैंने निकाला था, और ये तुरंत ही मैंने ब्रांड को बता दिया। और मुझे अच्छा ये लगा कि उन्होंने बोला कि हम इसको बहुत जल्दी फिक्स कर देगा। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला बताने के लिए कि हमारा यही काम है कि हम फीडबैक दे तो ब्रांड उस पर काम करे, और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और वैसे उसके अलावा फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे, डायनामिक रेंज मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट जो अल्ट्रावाइड शॉट्स भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी ज़्यादा कलर शिफ्टिंग का इशू नहीं था, और फोटोज़ मुझे दिन में काफ़ी अच्छे लगे थे। वैसे दोस्तों अगर सेल्फी देखते तो सेल्फी भी अच्छी है, और सेल्फी से ऑनेस्टली मुझे कोई शिकायत नहीं थी। डायनामिक रेंज भी मुझे कुछ कुछ जगहों पर ठीक लगा था, और शार्प थी और बढ़िया थी, मतलब कंट्रोल था, ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड भी कहीं नहीं था। तो सेल्फी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप दिन में निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर वीडियो देखते हैं, रियर में वीडियो मुझे बेटर लगी थी। ये नॉर्मल वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे Redmi Note 11T 5G से बेटर वीडियोस मोटो G51 के लगे थे, तो आप देख सकते हैं। उसी के अलावा स्टेबलाइजेशन भी मुझे यहाँ पर वीडियो में अच्छी यहाँ पर लगी थी। वैसे अगर मैं ऑटो फोकस की बात करूँ तो ये भी मुझे यहाँ पर रियर कैमरे का काफ़ी अच्छा लगा था, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं थी। सेल्फी वीडियो देखते हैं तो ये भी अच्छी थी, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी लगी मुझे। हालांकि मोटो G31 में थोड़े कंप्लेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया, तो स्टेबलाइजेशन अच्छी थी, बस डायनामिक रेंज थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन ओवरऑल सेल्फी वीडियो से भी मैं सेटिस्फाई जरूर था। नाइट में देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे एक बग दिखाई दिया, फोटोज नाइट मोड से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, ये काफ़ी बड़ा बग है। और ये हमने फोटोज के साथ सैंपल्स के साथ ब्रांड को बोला, उन्होंने तुरंत देखा, वो बोले हम इसको जल्दी फिक्स कर देगा, जो मुझे अच्छा लगा। तो काफ़ी ब्राइट फोटोज हो जाते हैं, तो फिलहाल के लिए जो फोटोज है मुझे ठीक नहीं लगा। और सेल्फी में भी आपको नाइट मोड है, हालांकि G31 में नहीं था, इसमें है। तो थोड़े बहुत फोटोज सेल्फी में आप अगर चाहो तो नाइट में निकाल सकते हैं, जो क्वालिटी आती है वो ठीक आती है। बाकी वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। तो जाते जाते दोस्तों मोटो G51 के बारे में मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्या है, देखिए स्टार्टिंग अच्छी की है उन्होंने। ये चिपसेट ना, जैसे कि मैंने कहा, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चिपसेट अच्छी है, मैंने आपको कंपैरिजंस भी बता दिया, और परफॉर्मेंस जितना भी हमने इस पर टेस्ट किया वो अच्छा था। साथ में ये एक ही वेरिएंट है 464, जो प्राइस है वो 15,000 की है, विच इज़ गुड, एग्रेसिव है, क्योंकि ग्लोबल प्राइस से वो कम ही रख रहे हैं, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इधर 15,000 या उसके नीचे हो तो बेटर होगा, और उन्होंने वैसे ही किया, नॉट बैड। और मोटोरोला इस मामले में अच्छे काम कर रहा है। उसी के साथ मुझे डिस्प्ले ठीक लगा है, साथ में आपको कैमरा में मैंने जैसे कि कहा बग से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगी तो बेटर होगा। और उसके अलावा दोस्तों बैटरी बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़िया चीज़ तो सॉफ्टवेयर है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें अगर आप इस प्राइस पर दूसरे फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेटर निकल कर आ जाता है। और अगर कोई फ़ोन कॉम्पिटिटिव होता है तो हम उसको बेटर बोलते हैं, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये कॉम्पिटिटिव है। तो यस, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, फ़ोन अच्छा है। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म तक ये कितना हमारा साथ देता है, उसके बारे में आगे हम आपको जरूर बताएंगे। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपकी क्या राय कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।